मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। पहले वरिष्ठ भाई एपिसोड आपने अभी 791। कहा कि पहले वरिष्ठ चार भाई बड़ी आपने अभी कंट्री कहा में कि से पूर्व 4 बड़ी का कंट्री तंग में से सबसे पूर्व खास है। का इसका तंग क्या सबसे मतलब है? खास है। विपिन ने इसका क्या मतलब है? विपिन ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता से पूछा। मैं मैं कहता हूँ कहता कि हूँ कि यह यह विशेष है, विशेष है, क्योंकि क्योंकि पूर्व पूर्व का का तंग तंग चार 4 बड़े बड़े देश में देश से में से सबसे सबसे प्राचीन प्राचीन देश है देश है, और और यह यह सबसे सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली भी भी हुआ बहुत करता था। लक्ष्मी शक्तिशाली भी गोपाल ने हुआ करता समझाया। ने समझाया। पूर्व का तंग पूर्व का तंग शून्य मंदिर से शून्य थोड़ा मंदिर से छोटा है। थोड़ा छोटा है। इसकी इसका स्थापना शून्य इसकी मंदिर की स्थापना शून्य स्थापना के मंदिर तुरंत की बाद की स्थापना गई शून्य थी। मंदिर की पूर्व के स्थापना के तंग तुरंत के बाद की गई स्थापक का थी। नाम कोई पूर्व नहीं के जानता। तंग लोग केवल के इतना स्थापक का नाम जानते कोई हैं कि नहीं जानता। उन्होंने लोग पूर्व का केवल तंग इतना बनाया था जानते हैं और कि उन्हें उन्होंने उसी नाम पूर्व से का तंग संबोधित करते हैं। बनाया था और तंग उन्हें सम्राट इसी नाम से श्रद्धा में संबोधित। तंग सम्राट विपिन ने इस नाम का मानसिक स्मरण किया। तंग सम्राट के पास एक अद्वितीय ताकत है। उस पर उनकी ताकत हमारे रहस्यमय मंदिर मास्टर शून्य मंदिर के स्थापक में से थोड़ी ही कम थी। हमारे मंदिर मास्टर को छोड़कर लगभग कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि तंग सम्राट द्वारा पूर्व के तंग की स्थापना के तुरंत बाद वह गायब हो गया। उसके बाद किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। लक्ष्मी गोपाल ने कहा। गायब? विपिन ने पूछा। वह उत्सुक था। यद्यपि तंग सम्राट गायब हो गया, उसने अपनी ओर से पूर्व के तंग पर शासन करने के लिए 4 शिष्यों को छोड़ दिया। ये 4 शिष्य भी बेहद शक्तिशाली है और लोग उन्हें पूर्वी भूमि के 4 सम्राट कहते हैं। लक्ष्मी गोपाल चले गए। 4 सम्राट महारानी राजलक्ष्मी, सम्राट जयसेन, सम्राट यदवा और महारानी लीला रानी है। 4 सम्राटों में से प्रत्येक दाव मास्टर के शिखर पर पहुंच गया है। विशेष रूप से महारानी राजलक्ष्मी सबसे मजबूत है। उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली है कि यह लगभग तंग सम्राट के बराबर है। 4 सम्राट के शासन के तहत पूर्व का तंग फल फूल रहा है और इसकी सफलता ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है और कई देशों को पूर्व के तंग के शासन के अधीन होने के लिए राजी कर लिया है। इसकी समृद्धि अभूतपूर्व थी। जब यह अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर था, यहाँ तक कि श्वेत विश्व के सबसे प्राचीन शून्य मंदिर को भी पूर्व के तंग के प्रति ईमानदार रहना पड़ा। लक्ष्मी गोपाल ने तंग सम्राट की महिमा का बखान करते हुए प्रशंसा में आह भरी। उन्होंने आगे कहा। बाद में अन्य 3 बड़े देश एक के बाद एक उभरे, लेकिन वे अभी भी पूर्व के तंग से भयभीत थे और उन्हें काफी भी इसका खुलाकर सामना करने में हिम्मत नहीं की। और यही वह आबादी है जिसे हम समृद्ध तंग के रूप में संदर्भित करते हैं। दुर्भाग्य से एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने समृद्धि के इस दौर का अंत कर दिया। विपिन ने उत्सुकता से पूछा। कौन सी अप्रत्याशित घटना? मुझे विवरण नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि 4 सम्राट में से सबसे ताकतवर महारानी राजलक्ष्मी सबसे पहले पतन का सामना करने वाली थी। लक्ष्मी गोपाल ने धीरे से कहा। जब महारानी राजलक्ष्मी की मृत्यु हुई तो सम्राट यादव, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उनसे प्यार करता था और उसकी प्रशंसा करता था, तबाह हो गया। यदवा ने पूर्व के तंग को अकेले छोड़ दिया और अपने गुरु तंग सम्राट की तरह गायब हो गया। तो केवल 2 जो बचे थे वे सम्राट जयसेन और महारानी लीला रानी। वे दोनों पहले एक जोड़े थे। सामान्य परिस्थितियों में अपनी उत्कृष्ट क्षमता के साथ वे अपनी भी पूर्व के तंग को फल फूल सकते थे यदि वे एक साथ काम करते। लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से सम्राट यदवा ने कुछ समय बाद ऐसा अफवाह फैली कि दंपत्ति में मतभेद था। फिर उन्होंने अपने रिश्ते पूरी तरह से तोड़ दिए और यहाँ तक कि एक दूसरे के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया।
यह एकमात्र अंतरिक्ष संघर्ष या जिस पर पूर्व के तंग ने कभी अनुभव किया था। वह लड़ाई अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। अनंत सम्राट जैसन हार गया। उन्हें अपने अधीनस्थ के साथ पूर्व के तंग को छोड़ दिया और अपने ठिकाने को छुपाया और महारानी लीला रानी को पूर्व के तंग का प्रभार लेने के लिए अकेला छोड़ दिया। महारानी लीला रानी की ताकत और अद्वितीय ज्ञान के बावजूद महारानी राजलक्ष्मी की मृत्यु और सम्राट एडवा के जाने के बाद पूर्व के तंग की युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी। सम्राट जयसेन के साथ उनके आंतरिक संघर्षों ने राजकोष को भी समाप्त कर दिया था और पूर्व के तंग को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था। अन्य 3 बड़े देश ने अवसर का लाभ उठाते हुए पूर्व के तंग पर दबाव डाला और उसे अपनी समृद्धि हासिल करने से रोक दिया। आज पूर्व का तंग 4 बड़े देशों में सबसे कमजोर है। यदि तंग सम्राट की संभावित वापसी नहीं होती तो अन्य 3 बड़े देश बहुत पहले ही पूर्व के तंग में सम गए होते। सचमुच लक्ष्मी गोपाल की बातों सुनकर विपिन एक आहत छोड़े बिना नहीं रह सका। दुर्घटना की यह श्रृंखला के बाद तंग ऑफ द ईस्ट शीर्ष पर अपनी स्थिति से गिर गया और चट्टान से नीचे गिर गया। इस समय विपिन ज्वाला प्रश्नों से भर गए थे। उदाहरण के लिए तंग सम्राट क्यों गायब हो गया, महारानी राजलक्ष्मी की मृत्यु कैसे हुई और सम्राट जयसेन और महारानी लीला रानी ने एक दूसरे के खिलाफ होने का फैसला क्यों किया। विपिन पूर्व के तंग को लेकर पहले से ही कहीं अधिक भ्रमित थे। मैं सम्राट जयसेन की ऋणी हूँ। पूर्व का तंग मेरे लिए बहुत मायने रखता है, विपिन ने कहा। उन्होंने अपने हाथ भींच लिए और चारों ओर देखा। मैंने अपना मन बना लिया कि मैं पूरब के तंग में जाऊंगा। हे लक्ष्मी गोपाल और अन्य लोग मुस्कुराए, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। पूर्व के तंग में विशेषज्ञ बादलों की तरह प्रचुर मात्रा में थे। यह रोमांच के लिए एक बेहतरीन जगह था। वैसे मैंने यह भी सुना है कि सम्राट जयसेन और महारानी लीला रानी ने एक बार रश्मि नाम की एक छोटी बेटी का पालन पोषण किया था। ऐसा कहा जाता है कि रश्मि इतनी सुंदर है कि जो कोई भी उसे देखता है उसे आश्चर्यचकित कर देता है। वह निश्चित रूप से श्वेत दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। वह इस सितार बजाने में भी बहुत कुशल है। जो लोग उसके खेल को सुनने के लिए भाग्यशाली थे, जिसमें कुछ दाव मास्टर भी शामिल थे, नशे में थे अपने संगीत जूनियर ब्रदर के साथ। यदि आप पूर्व के तंग में यात्रा करते समय इस सुंदरता से मिलने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो इस महान अवसर को ना चूके, लक्ष्मी मनोरंजन के साथ कहा। जैसे ही उस असाधारण सुंदरता की छवि तुरंत उसके दिमाग में उभरी, रश्मि विपिन मुस्कुरा उठा। रश्मि निश्चित रूप से विपिन की अब तक की सबसे खूबसूरत महिला थी। उतनी खूबसूरत कोई और नहीं थी। स्वभाव के मामले में विपिन ने इससे अधिक अलग थलग रहने वाली दूसरी महिला कभी नहीं देखी। जहाँ तक रश्मि की संगीत प्रतिभा का सवाल है तो उसके संगीत ने उसे एक से अधिक बार नशे में डाल दिया था। विपिन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उन्होंने लक्ष्मी गोपाल प्रथम वरिष्ठ भाई की ओर देखा। आपने अभी बताया कि सम्राट जयसेन और महारानी लीला रानी ने एक बेटी का पालन पोषण किया था। क्या आप निश्चित है कि उसकी केवल एक ही बेटी है? हाँ, मुझे यकीन है कि रश्मि पूर्व की तंग में एकमात्र राजकुमारी है। हर कोई जानता है कि मामला क्या है? लक्ष्मी गोपाल ने हैरान होकर पूछा। यह उत्तर सुनकर विपिन की भौहें तन गई। अगर रश्मि इकलौती बेटी है तो विपिन के दिमाग में राधिका का क्या ख्याल आ रहा था? जब विपिन प्राचीन विश्व में थे तो राधिका पहली थी जिसने उसकी मुलाकात हुई थी। वह रश्मि की छोटी बहन थी, इसलिए उन्हें सम्राट जयसेन की बेटी होना पड़ा। हालांकि विपिन उसके बाद कभी भी राधिका से नहीं मिला था और मैले कुचले कपड़ों वाली उस प्यारी सी लड़की को वह कभी नहीं भूल पाया।
लेकिन यदि सम्राट जयसेन और महारानी लीला रानी की केवल एक ही बेटी थी तो पृथ्वी पर कौन सी बेटी थी? विपिन ने अपना सिर हिलाया और अपने विचार को खारिज कर दिया। मेरे वर्तमान ताकत और अधिकार बहुत कमजोर है। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद पूर्व के तंग में जाऊंगा और उन सभी उत्तरों की खोज करूंगा जो विपिन ने मन में सोचे थे। अगले कुछ दिनों तक विपिन बस अपने गुरु और 3 वरिष्ठ भाइयों के साथ बैठकर बातें करते रहे और मजे से शराब पीते रहे। उनकी बातचीत श्वेत दुनिया के इर्द गिर्द घूमती रही। उनकी बातचीत 3 दिन और रात तक चलती रही। का मारना। अचानक उनके बगल में एक आकृति दिखाई दी। पैलेस मास्टर डिस्ट्रैक्शन था, जो प्राचीन संप्रदाय के 12 पैलेस मास्टर में से एक था। महल के मालिक प्रेमचंद तीनों महानवों ने अपनी मांगी हुई वस्तुएं पहुंचा दी। अध्याय 792 मास्टर के उपहार। धारा 1। खैर, तीनों महानुभावों ने बहुत तेजी से काम किया। प्रेमचंद ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, वे हमसे उनके संप्रदायों में तमाशा खड़ा करने से डर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने डिलीवरी में देरी करने की हिम्मत नहीं की। हमाथा ने हंसते हुए कहा, मैं जाकर देखूंगा। पैलेस मास्टर प्रेमचंद ने खजाने की जांच करने के लिए पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन का पीछा किया और जल्द ही वह वापस लौट आए। लक्ष्मी गोपाल ने पूछा, स्वामी, उन खजानों में कुछ भी गलत नहीं है? कुछ भी गलत नहीं। तीनों महानुभाव जानते हैं कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं। प्रेमचंद मुस्कुराए। महान। लक्ष्मी गोपाल ने सिर हिलाया और अपने पैरों पर खड़े हो गए। उन्होंने आगे कहा, गुरुजी, मुझे अभी भी शून्य मंदिर में बहुत सी चीजें देखनी हैं। चूंकि यहाँ मामला सुलझ गया है, कृपया मुझे अब शून्य मंदिर में वापस जाने की अनुमति दें। हम भी चले जाएंगे। हमाथा और पर्पल माउंटेन भी खड़े हो गए। इस बार उन्हें प्रेमचंद ने बुलाया था और वे जल्दी में आ गए थे। हालांकि वे सभी किसी न किसी उलझन में थे। अब जब मामला खत्म हो गया तो वे स्वाभाविक रूप से अपने स्थानों पर लौट जाएंगे। अच्छा, बस जाओ। प्रेमचंद ने हाथ हिलाया। लक्ष्मी गोपाल और बाकी दोनों ने प्रेमचंद को आदर पूर्वक प्रणाम किया और फिर विपिन के पास चले गए। कनिष्ठ भाई, यह मेरा संदेश टोकन है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो मुझे इस संदेश टोकन के माध्यम से बताएं। लक्ष्मी गोपाल मुस्कुराए। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, विपिन ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। हमाथा और पर्पल माउंटेन ने भी विपिन को अपने संदेश टोकन सौंपे और फिर वे तीनों चले गए। जैसे ही उसने अपने 3 वरिष्ठ भाइयों को जाते देखा, विपिन ने अनायास ही एक आह भरी। हालांकि उन्होंने अपने 3 वरिष्ठ भाइयों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, लेकिन विपिन बता सकते थे कि तीनों वरिष्ठ भाई उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार करते थे। बच्चे प्रेमचंद ने विपिन की ओर देखा, जो अभी भी हल्की मुस्कान लिए हुए था। अब जब आपने यात्रा करने का फैसला कर लिया है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। इसके बजाय मैं आपको कुछ खजाने दूंगा। खजाने से विपिन का दिल खुश हो गया। आपको मिलाकर मैंने अब तक कुल 4 व्यक्तिगत शिष्यों को शामिल किया है। जब आपके 3 वरिष्ठ भाई अपने साहसिक कार्यों के लिए आकाश क्षेत्र से बाहर निकले तो मैंने उनके लिए कुछ खजाने भी तैयार किए। उनमें से प्रत्येक को 3 खजाने मिले और आपको भी ऐसा ही मिलेगा। प्रेमचंद ने कहा था, इस बार मैं बदले में कुछ भी मांगे बिना आपको ये 3 खजाने दूंगा, लेकिन भविष्य में मैं आपको कभी भी मुफ्त में कुछ भी नहीं दूंगा। यहाँ तक कि जब आपको जादुई हथियारों को परिष्कृत करने या अमृत बनाने के लिए मेरी मदद की आवश्यकता होगी तो आपको एक कीमत चुकानी होगी, समझना। विपिन ने गंभीरता से हाँ में सिर हिलाया। एक गुरु के लिए अपने प्रत्येक शिष्य को बिना किसी बंधन के 3 खजाने देना पहले से ही बहुत उदार था। आखिरकार खजाने कभी भी मुफ्त में नहीं दिए जाएंगे। यदि कोई उन्हें चाहता है तो उसे अपने स्वयं के प्रयास से उनके लिए लड़ना होगा। प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से कहा, पहला खजाना जो मैंने तुम्हारे लिए आरक्षित किया है वह एक जादुई हथियार है।
कोई जादुई हथियार? क्या ये तलवार है? बिपिन ने पूछा। हाँ, लेकिन बिल्कुल तलवार नहीं। प्रेमचंद मुस्कुराए। मैंने तुम्हें पहले ही सम्राट तलवार दे दी है। सम्राट तलवार एक शाश्वत हथियार है, जो सभी शाश्वत हथियारों में सबसे अच्छा है। इसकी शक्ति पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। बिपिन ने सहमति में सिर हिलाया। सम्राट तलवार की शक्ति वास्तव में उल्लेखनीय थी। हाल के वर्षों में अपनी भीषण लड़ाइयों के दौरान बिपिन ने जिस एकमात्र हथियार का इस्तेमाल किया था, वह सम्राट तलवार थी। जैसे जैसे उसने प्रगति की, वह सम्राट तलवार की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम हो गया। बदले में अनंत क्षेत्र के शिखर पर इस जादुई हथियार ने उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा दिया। कुआ, सम्राट तलवार लड़ाई के लिए एक बहुत अच्छा हथियार है, लेकिन यह आपका तुरुप का पत्ता बनने या आपकी लड़ाई की ताकत को अधिकतम करने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार मैं आपको एक और खजाना देना चाहता हूँ, एक जादुई हथियार जो शाश्वत दायरे को पार कर गया है। हाँ, यही वह है। प्रेमचंद मुस्कुराए और अपनी हथेली बाहर रख दी। उसकी हथेली पर एक छोटा सा पहाड़ दिखाई दिया। ये हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था और बिल्कुल असली पहाड़ जैसा लग रहा था। मास्टर, यह क्या है? बिपिन आश्चर्य से इस लघु पर्वत को देखता रहा। यह वह जादुई हथियार था जो प्रेमचंद ने उनके लिए तैयार किया था। यह एक पहाड़ का छोटा सा संस्करण मात्र था। ठीक है, आप इसे नहीं पहचानते। प्रेमचंद अभी भी बिपिन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपने मार्शल कौशल का अभ्यास करते हुए इस स्थान पर कुल 6 साल बिताए हैं। 6 साल तक अभ्यास किया। बिपिन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने लघु पर्वत को भयभीत दृष्टि से देखा। ये तलवार पर्वत है, बिपिन हकलाया। वह प्राचीन संप्रदाय में अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक रहे थे। उन्होंने अध्ययन और अभ्यास के लिए स्वॉर्ड माउंटेन पर 6 साल बिताए थे। हालांकि स्वॉर्ड माउंटेन एक राजसी पर्वत था। अब जबकि बिपिन ने बिना पलक झपकाए प्रेमचंद की हथेली पर मौजूद छोटे से पर्वत को देखा। इसका स्वरूप वास्तव में स्वॉर्ड माउंटेन के समान था, जिस पर वह आकार में असमानता के बावजूद वर्षों से रह रहे थे। आपकी आंखों ने आपको धोखा नहीं दिया। ये वास्तव में स्वॉर्ड माउंटेन है। मैंने स्वॉर्ड माउंटेन को विशेष साधनों से परिष्कृत किया है। क्या मैंने 3 महानुभावों से 5 किलोग्राम ओरिचिलकम नहीं मांगा था? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इस स्वॉर्ड माउंटेन को और अधिक परिष्कृत करने के लिए इसकी आवश्यकता है। प्रेमचंद मुस्कुराते हुए कहा। बिपिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक विशाल पर्वत को खजाने में परिष्कृत करना। प्रेमचंद ने किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया? इसे नीची दृष्टि से न देखें। स्वॉर्ड माउंटेन में स्वयं कुछ बहुत शक्तिशाली प्रतिबंध संरचनाएं हैं। हालांकि मैंने इसे परिष्कृत किया है। वे प्रतिबंध संरचनाएं अभी भी काम कर सकती हैं, इसलिए इस स्वॉर्ड माउंटेन के 2 प्रमुख उपयोग हैं। पहला, ये तलवार के आकार के आक्रामक जादू में बदल सकता है। हथियार। जैसे ही वह बोल रहे थे, प्रेमचंद ने अपनी हथेली घुमाई। उनके हाथ में मौजूद लघु पर्वत ने तुरंत बदलना शुरू कर दिया। बहुत जल्द यह एक लंबी तलवार में बदल गया, जो 2 मीटर से अधिक लंबी थी। ये लंबी तलवार लाल रंग की थी, जैसे कि यह खून से लथपथ हो। इसके अलावा, हालांकि यह एक जादुई हथियार था जिसे पहाड़ से बनाया गया था, लंबी तलवार की धार बेहद तेज थी और ठंडी रोशनी से चमक रही थी। बिपिन ने 2 मीटर लंबी स्कारलेट लॉन्गस्वॉर्ड पर आंख मार ली। ये सतह पर बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन जब बिपिन ने इसके स्वॉर्ड हॉट को देखा, तो उन्होंने नरक की दुनिया देखी, जहां जमीन पर असंख्य लाशें बिखरी हुई थीं और खून का एक विशाल महासागर था। यह निश्चित रूप से हत्या की भयावह तलवार थी। बिपिन ने कहा, कैसी भयानक तलवार है। यह वह स्थिति है जब आप इसे एक आक्रामक जादुई हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, यदि आप भी एक प्राचीन
देवता में बदल जाते हैं तो आप इसके आकार को नियंत्रित कर सकते हैं। आगे मैं आपको वह पर्वत दिखाऊंगा जिसमें ये बदल सकता है। जैसे ही प्रेमचंद ने ये शब्द समाप्त किए तो उन्होंने हथियार को ऊपर फेंक दिया। हवा, गड़गड़ाहट, उनके सिर के ऊपर शून्य में अचानक एक विशाल पर्वत प्रकट हो गया। उसने तेजी से उनकी ओर गिरते हुए सूर्य और आकाश को अस्पष्ट कर दिया। पहाड़ के नीचे अनगिनत गूढ़ और रहस्यमय दरारें थीं। ये खुले मुंह की तरह दिखती थीं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएंगी। ये राज्य आपके दुश्मनों को दबाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें दमन के लिए एक अंतर्निहित गुप्त कौशल है। जब आप इसे परिष्कृत करते हैं और इसके स्वामी बन जाते हैं तो आप सीधे इस कौशल को समझ सकते हैं। प्रेमचंद ने कहा। अध्याय 793, मास्टर के उपहार। धारा बी। दमन बिपिन ने उत्सुक भाव से कहा। उसने कभी नहीं सुना था कि एक जादुई हथियार शक्तिशाली आक्रामक शक्ति को छोड़ने के अलावा प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए पहाड़ में भी बदल सकता है। उन्होंने कभी किसी को किसी विशाल पर्वत को जादुई हथियार में बदलने की कोशिश करते नहीं देखा था। एकमात्र स्पष्टीकरण वह असामान्य साधन था जो उसके गुरु ने उपयोग किया था। अब इस जादुई हथियार को लें। आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं और इसके आधिकारिक मालिक बन सकते हैं। प्रेमचंद के दिमाग में हलचल हुई, जिससे विशाल पर्वत सिकुड़ गया और उनकी हथेली में वापस आ गया। उन्होंने लघु तलवार पर्वत बिपिन को सौंप दिया। बिपिन ने इसे ले लिया और अपने आश्चर्य को दबाते हुए उस पर स्वामित्व लेने के लिए हथियार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया काफी सुचारू रूप से चली। एक क्षण के बाद बिपिन ने जादुई हथियार में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली। अब वह जादुई हथियार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। वह जादुई हथियार को 2 मीटर लंबी स्कारलेट लॉन्गस्वॉर्ड में बदलने या वास्तविक पहाड़ में बदलने का निर्देश दे सकता था। उन्होंने दमन के बारे में एक और गुप्त कौशल भी सीखा था। ये गुप्त कौशल तलवार पर्वत के साथ मिलकर प्रतिद्वंद्वी को आसानी से दबा देगा। एक बार अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने के बाद उसका जीवन बिपिन के नियंत्रण में होगा, भले ही वह दाव मास्टर हो। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय जादुई हथियार है, बिपिन ने प्रशंसा करते हुए कहा। मास्टर, क्या इस जादुई हथियार का कोई नाम है? मैंने अभी इसे परिष्कृत किया है, इसलिए मैंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? प्रेमचंद मुस्कुरा उठे। इसका नाम बताए। बिपिन ने तिरछी नजर से अपना हाथ घुमाया और जादुई हथियार 2 मीटर की स्कारलेट लंबी तलवार में बदल गया। इसकी आभा जबरदस्त थी, चूंकि यह तलवार पर्वत से परिष्कृत की गई थी और यह रक्त के समान लाल रंग की है, इसलिए मैं इसे रक्त पर्वत तलवार कहूँगा। बिपिन ने बुदबुदाया। ब्लड माउंटेन तलवार। प्रेमचंद ने उदासीनता से कंधे उचकाए। ये जादुई हथियार असाधारण रूप से शक्तिशाली और मूल्यवान है। इसका उपयोग करते समय आपको विवेकपूर्ण रहने की आवश्यकता है। बेहतर होगा कि गंभीर परिस्थितियों को छोड़कर आप इसका उपयोग न करें। जब मैंने इस जादुई हथियार को परिष्कृत किया तो मैंने इसकी आभा और इसके कुछ चमत्कारों को छिपाने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया। अधिकांश इसके विशेष गुणों को नहीं देख पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो इसकी असाधारण विशेषताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त रूप से समझदार है, वह निश्चित रूप से इसके लिए आपको मार डालेगा, भले ही वह पहले से ही एक हो दाव मास्टर। यहाँ तक कि एक दाव मास्टर भी इसे पाना चाहेगा। बिपिन आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने गंभीरता से सिर हिलाया। वह जानता था कि ब्लड माउंटेन तलवार काफी असामान्य थी। जब तक वह हताश न हो, वह कभी भी इसका उपयोग नहीं करेगा। मैंने आपको पहला खजाना पेश किया है, इसके बाद मैं आपको दूसरा खजाना दिखाऊंगा। प्रेमचंद ने एक और निशानी निकाली। बिपिन ने सांकेतिक दृष्टि से उसे देखा। ये टोकन आपके जीवन को बचाने के लिए तैयार किया गया है।
प्रेमचंद मंद मंद मुस्कुराए। जब आप रतन के हम शक्ल के खिलाफ लड़े तो आपने एक मुरझाया हुआ पत्ता तोड़ दिया और लगभग उसे मार डाला। आपको वह मुरझाया हुआ पत्ता शाश्वत क्षेत्र में प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। जो टोकन मैं आपको दूंगा वह उस मुरझाए हुए पत्ते के समान ही है, लेकिन यह अधिक उपयोगी है। प्रेमचंद ने कहा है कि इस टोकन में तलवार के सार की 3 धारियां हैं। एक बार जब आप इसे परिष्कृत कर लेते हैं तो आप अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तलवार के सार की 3 धारियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, या किसी संरचना को तोड़ने के लिए। वैसे भी इसका उपयोग केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही करें। स्वॉर्ड एसेंस की पहली स्ट्रीक सबसे कमजोर है और तीसरी सबसे मजबूत है। हालांकि स्वॉर्ड एसेंस की पहली स्ट्रीक सबसे कमजोर है, लेकिन यह आपके द्वारा उपयोग किए गए मुरझाए पत्ते की शक्ति से तुलनीय है और उससे भी अधिक हो सकती है। बिपिन स्तब्ध रह गया। स्वॉर्ड एसेंस की 3 धारियों में से पहली धारी सबसे कमजोर थी, लेकिन फिर भी यह उस धारी से अधिक शक्तिशाली थी जिसे एल्डर यी ने मुरझाए हुए पत्ते में संग्रहित किया था। एल्डर यी एक 3 सितारा प्राचीन देवता थे। उन्होंने दाओ मास्टर की शक्ति जारी कर दी। भले ही उन्होंने एक यादृच्छिक स्थान पर इशारा किया हो जब बिपिन ने उस मुरझाए हुए पत्ते को कुचल दिया था, तो जारी की गई शक्ति लड़खड़ा रही थी। यहाँ तक कि जब वह ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़े तो रतन के मूल शरीर को भी चोट लगी थी। शक्ति, लेकिन स्वॉर्ड एसेंस की 3 धारियां अधिक शक्तिशाली थीं। मास्टर, आपके पास इतना शक्तिशाली टोकन कैसे आया? बिपिन ने संदेह से पूछा। हाँ, वास्तव में मुझे ये टोकन भाग्य से मिला, प्रेमचंद ने समझाया। उस समय जब मैं यात्रा कर रहा था तो मेरी मुलाकात एक तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ से हुई, जिसकी ताकत भयानक थी। उसका नाम स्वॉर्ड 11 था। शाश्वत दुनिया में उसे सनराइज तलवार सम्राट के रूप में जाना जाता था। तलवार सम्राट बिपिन को आश्चर्य हुआ, ये देखते हुए कि स्वॉर्ड 11 को स्वॉर्ड सम्राट के रूप में संदर्भित किया गया था। उसकी स्वॉर्ड सिद्धांत की खेती असाधारण होनी चाहिए। तलवारबाजी में स्वॉर्ड 11 की खेती बहुत समय पहले महान ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो उन्हें मेरी मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने उन पर एक एहसान किया। उन्होंने मुझे इनाम के रूप में ये टोकन दिया। प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी सुनाई। यही तो? बिपिन ने संदेह से चिल्लाकर कहा। क्या ये असली कहानी हो सकती है? अनंत विश्व के एक तलवार सम्राट ने अपने स्वामी से एक अनुग्रह मांगा था। बिपिन ने अपना सिर हिलाया और बिना कुछ सोचे समझे टोकन ले लिया। अब मैंने तुम्हें 2 खजाने दिए हैं। जहाँ तक तीसरे खजाने की बात है तो यह आपके पहले वरिष्ठ भाई के उपहार के समान है। प्रेमचंद ने बिपिन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तीसरा खजाना बहुत खास है। इसे परिष्कृत करना मेरे लिए भी बहुत कठिन है। अभी मैं इसे तैयार कर रहा हूँ और अभी आपको नहीं दे सकता। बाद में मैं इसे आप तक पहुँचाने के लिए उपयुक्त समय ढूंढूंगा। हाँ, धन्यवाद मास्टर। बिपिन ने प्रत्याशा में सिर हिलाया। लक्ष्मी गोपाल एक प्रतिष्ठित रुतबे और भयानक ताकत वाले व्यक्ति थे। अगर उन्हें इसे तैयार करने के लिए कुछ प्रयास भी करने पड़े तो बिपिन को पता था कि उपहार बेहद मूल्यवान होना चाहिए। अब उसका गुरु, जो एक प्राकृतिक पहाड़ को शानदार कौशल से एक अद्वितीय जादुई हथियार में बदल सकता था, उसके लिए तीसरा खजाना तैयार कर रहा था, क्योंकि उसके गुरु को इसे परिष्कृत करना मुश्किल लगता था। ये और भी प्रभावशाली होना चाहिए था। हालांकि बिपिन दोनों खजानों पर हाथ नहीं डाल सका, फिर भी वह पहले से ही काफी संतुष्ट था। मास्टर, एक और बात है जो मैं पूछना चाहता था, बिपिन ने अचानक कहा। आगे बढ़ो, प्रेमचंद ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा। मैंने शाश्वत क्षेत्र में 100 साल बिताए। उन वर्षों के दौरान शाश्वत क्षेत्र में प्राचीन देव कबीले ने मुझे अपने कुल के सदस्य के रूप में माना। यही कारण है कि मैं मर नहीं गया।
बल्कि इसके बजाय मजबूत हो गया। बिपिन ने कहा। वह प्रेमचंद को उत्सुकता से देख रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया देगा। प्रेमचंद ने केवल सूंघा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वे सौम्य बने रहे और प्रसन्न या क्रोधित नहीं दिखे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मास्टर ने बिपिन से पूछा। मुझे क्या मालूम कि प्रेमचंद ने बार बार सिर हिलाया। क्या इस पूरी बात का वास्तव में यूनिवर्सल दाव शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है जो आपने मुझे दिया था? बिपिन की भौहें तन गईं। उन्होंने इस बारे में विस्तार से अनुमान लगाया था कि उनके पास प्राचीन देव कबीले की वंशावली क्यों थी। सबसे संभावित स्पष्टीकरण यूनिवर्सल दाव शास्त्र था। अध्याय 794, प्रस्थान से पहले। यूनिवर्सल दाव शास्त्र। प्रेमचंद हंसे। आप इसका अति विश्लेषण कर रहे हैं। यूनिवर्सल दाव शास्त्र असामान्य रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इस हद तक नहीं कि यह उस आत्मा और वंश को बदल सके जो एक व्यक्ति को उसके जन्म के बाद से विरासत में मिला है। इसलिए तथ्य ये है कि आपके पास प्राचीन देव वंश का वंश है। यूनिवर्सल दाव शास्त्र से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। ऐसा यूनिवर्सल दाव शास्त्र के कारण नहीं है। बिपिन की भौहें अब गहरी से कुड़ गई थीं। यदि यह यूनिवर्सल दाव धर्मग्रंथ के कारण नहीं था तो उसकी प्राचीन ईश्वर वंशावली कहां से आए? क्या वह सचमुच इसके साथ पैदा हुआ था? लेकिन उनका जन्म स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में हुआ है। वह स्वॉर्ड पूर्वज के वंशज थे, जिनका प्राचीन देव कबीले से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अपने पिता के परिवार से प्राचीन देव कबीले की वंशावली विरासत में नहीं मिली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी माँ बिपिन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई हो? ये स्पष्ट था कि उनके पिता की वंशावली का प्राचीन देव वंश से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनकी माँ खैर बिपिन को अभी भी पता नहीं था कि उनकी माँ असल में कौन है। यदि उसकी माँ का प्राचीन देव कुल से कुछ लेना देना था तो यही वास्तविक कारण हो सकता है। कुआएक आह भरते हुए बिपिन ने अपना चिंतन बंद कर दिया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उसने कहा कि मेरे दिमाग में अभी और भी पहेलियां हैं। ऐसा लगता है कि अब मैं केवल एक ही काम कर सकता हूँ। वह है अपनी ताकत में सुधार करना। जब मैं काफी शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं खोज करूंगा, एक एक करके उत्तर के लिए। प्रेमचंद से कुछ देर बात करने के बाद बिपिन चलने को तैयार हुए। जाने से पहले उन्होंने उन दोस्तों से विदाई ली जो उनके साथ प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुए थे। बिपिन ने रक्षक रागदेव, सूरज, प्रेमचंद और हरभज के साथ ज्ञानोदय पर्वत पर पुनर्मिलन किया, जहां उन छहों ने शराब पी और बातचीत की। वे सभी प्राचीन विश्व से थे। उन्हें फर्म में टेरिटरी दावत के दौरान अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के बाद प्रेमचंद द्वारा चुना गया था और उसी समय उन्हें प्राचीन संप्रदाय में लाया गया था। इसके अलावा बिपिन रक्षक के पास उन 6 में से सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वह श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गया था, ये देखते हुए कि उसका मास्टर पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन उसे व्यक्तिगत रूप से सिखा रहा था, इससे पहले कि वह अनंत क्षेत्र को तोड़ दे। ये केवल समय की बात थी। जहां तक अन्य 4 की बात है, हालांकि वे सभी दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, उनकी उपलब्धियां सीमित थीं और अनंत क्षेत्र को तोड़ने की उनकी संभावनाएं काफी कम थीं। जिन लोगों से मैं मिला हूं उनमें से बिपिन मैं आपकी सबसे अधिक प्रशंसा करता हूं। आप सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपने 3 महानुभावों में से सभी शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को हरा दिया है। यह अविश्वसनीय है। रागदेव ने अपना कप उठाया और कहा, उस युद्ध की कहानी बहुत पहले ही पूरे आकाश क्षेत्र में फैल गई थी। प्राचीन संप्रदाय के शिष्यों सहित हर कोई युद्ध में बिपिन के उल्लेखनीय प्रदर्शन के बारे में जानता था। अब वे शिष्य बिपिन को अपना आदर्श मानते थे और जब वे बाहर जाते थे तो उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाते थे। आखिरकार बिपिन उनके प्राचीन संप्रदाय के सदस्य थे।
बिपिन, मैंने सुना है कि आप फर्मामेंट टेरिटरी छोड़कर दुनिया भर में यात्रा करने जा रहे हैं। रक्षक ने बिपिन की ओर देखा और पूछा। हाँ। बिपिन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को अलविदा कहने आया हूँ। टुट फर्मामेंट टेरिटरी को छोड़कर मास्टर ने एक बार उल्लेख किया था कि एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत के बिना अकेले बाहर यात्रा करना मौत को दावत देने जैसा था। यदि हमने ऐसा किया तो हम घूम रहे डाकुओं द्वारा मारे जा सकते हैं, लेकिन आप केवल 100 वर्षों तक शाश्वत दुनिया में रहे हैं। वर्षों फिर भी आप अकेले बाहर जाने के लिए तैयार हैं। ये प्रभावशाली है। रक्षक ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। हा, बिपिन हंसे। फिर उन्होंने अपना कप उठाया और कहा, मेरी चापलूसी बंद करो, चलो पीते हैं। छह ने शराब पीना जारी रखा। उनकी शराब पीने की दावत एक दिन और एक रात तक चली। इसके बाद बिपिन ने पैलेस मास्टर प्रेमचंद को संदेश भेजा और फिर प्राचीन संप्रदाय छोड़ दिया। जैसे ही बिपिन ने उड़ान भरी, पैलेस मास्टर प्रेमचंद ने दाव पैलेस के सभी पैलेस मास्टरों और प्राचीन संप्रदाय के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों को बुलाया। एक शानदार हॉल में महल के मास्टर प्रेमचंद सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे और अपने आदेश देते समय प्राचीन संप्रदाय के विशेषज्ञों को नीचे देखा। अब से हमारे प्राचीन संप्रदाय के पास कोई तलवार महल नहीं है। प्रेमचंद की तेज आवाज हॉल में गूंज उठी। उनकी बातों ने हर विशेषज्ञ को चौंका दिया, लेकिन वह बिना कोई चिंता दिखाए जारी रहे। मैं एक नया महल बनाऊंगा। जहां तक नाम की बात है तो इसे स्टाफ पैलेस कहो। अपने पूर्ववर्तियों सेबर पैलेस, स्पीयर पैलेस, एक्स पैलेस और स्वॉर्ड पैलेस के बाद स्टाफ पैलेस अंततः प्राचीन संप्रदाय में स्थापित किया गया था। प्राचीन संप्रदाय छोड़ने के बाद बिपिन को फर्मामेंट टेरिटरी से बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जाने से पहले उसे एक महत्वपूर्ण काम करना था। आसमान नीला और पॉलिशदार चीनी मिट्टी की प्लेट की तरह साफ था। एक पर्वत श्रृंखला के बीच में लगातार बिजली चमकती रही और वज्रों का एक विशाल समुद्र बन गया जिसने एक विशाल संप्रदाय को घेर लिया। ये यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय था। यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय फर्मामेंट टेरिटरी में एक बहुत शक्तिशाली मध्यम संप्रदाय था। फर्मामेंट टेरिटरी में मध्यम संप्रदायों में से यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था, जो फर्मामेंट टेरिटरी में 9 शीर्ष रैंकिंग वाले संप्रदायों में केवल दूसरे स्थान पर था। झपट्टा मारना। संप्रदाय के ऊपर शून्य में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय। काली पोशाक पहने और पीठ पर लंबी तलवार बांधे बिपिन ने अपने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ संप्रदाय की ओर देखा। बिपिन यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय से बहुत परिचित थे। यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय शाश्वत दुनिया में पहला संप्रदाय था जिसमें उन्होंने भाग लिया था। उस समय उसने मिथिलेश को पकड़ने के लिए संघर्ष किया था, जिसने तलवार के पूर्वज के साथ विश्वासघात किया था। बिपिन ने प्राचीन दुनिया के शीर्ष 3 विशेषज्ञ डाक सम्राट पर भी विजय प्राप्त की थी, जिसने उसका रास्ता रोक दिया था, लेकिन अंत में वह अभी भी उसे मारने में असफल रहा था। मिथिलेश। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मिथिलेश प्राचीन विश्व में थे तो उन्होंने यूनिवर्सल थंडर सेक्ट विशेषज्ञ का टोकन प्राप्त किया था। जैसे ही बिपिन मिथिलेश की हत्या करने वाला था, मिथिलेश ने टोकन को तोड़ दिया था। एक पल में यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय का एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ नीचे आया और मिथिलेश को उत्साहित किया। उस समय मिथिलेश ने दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से बिपिन को मौके पर ही मारने की विनती की थी, लेकिन सौभाग्य से दिवाकर ने हमला करके बिपिन की जान बचाई थी। बाद में जब बिपिन शाश्वत दुनिया में पहुंचे तो उन्होंने यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय पर नजर रखी थी। एक मध्यम संप्रदाय होने के नाते यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के पास उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए कई शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ थे। बिपिन केवल प्राचीन संप्रदाय का शिष्य था।
बिना शक्ति का उपयोग किए। प्राचीन संप्रदाय बिपिन यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के सामने शक्तिहीन था। अब स्थिति बदल चुकी थी। प्राचीन संप्रदाय से प्राप्त फाइलों के अनुसार यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय में कुल 5 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनकी ताकत का स्तर औसत है। उनमें से सबसे मजबूत के पास केवल चरण 3 पर युद्ध की ताकत है और उनके पास सुरक्षात्मक सरणी है। बहुत शक्तिशाली नहीं। मैं अकेले ही इस तरह के संप्रदाय को पूरी तरह से मिटा सकता हूँ। बिपिन की आंखों में हत्या का इरादा जाग उठा। मिथिलेश ने अपने पूर्वज को धोखा दिया था और नष्ट कर दिया था। वह तलवार के पूर्वज की वंशावली में अपरिवर्तनीय गिरावट के लिए जिम्मेदार था। उस समय मिथिलेश ने बिपिन को दीवार के खिलाफ धक्का दे दिया था। अब बिपिन निश्चित रूप से उससे बदला लेने वाला था। मिथिलेश की हत्या होनी चाहिए। बिपिन ने अपनी मुठियां भींच लीं। तुरंत भयावह हत्या के इरादे की एक धारा भारी दबाव के साथ संप्रदाय की ओर निर्देशित की गई। अध्याय 795 यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय। जब भयानक दबाव यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय की सुरक्षात्मक श्रृंखला में घुस गया तो गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी गईं। यूनिवर्सल थंडर सेक्ट का पूरा क्षेत्र कांपने लगा। कई योद्धा घबराकर उछल पड़े। कौन है? यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के 5 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को भी सतर्क कर दिया गया। वे तुरंत यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के ऊपर शून्य में दिखाई दिए। पांचों एक साथ खड़े थे। उनमें से एक बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग था जिसके माथे पर वज्रपात के आकार का एक निशान था। बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने बिपिन पर चिल्लाया। वह महसूस कर सकता था कि बिपिन ही उस भयानक दबाव का कारण था जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ। बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग आश्चर्यचकित था कि एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ इतना दबाव कैसे डाल सकता है। क्या वह ऐसा कर सकता है? यह वह है। ये बिपिन है। उसके पीछे एक महिला सदमे में चिल्ला रही थी। फर्मेंट टेरिटरी दावत में मैं उससे स्काईवर्ड मंडप में मिला था। मुझे यकीन है कि यह वह है। बिपिन। उनका नाम सुनते ही यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के 5 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को ठंड लग गई। बिपिन अब वह आदमी नहीं रहा जो वह 100 साल पहले था। कुछ समय पहले जब इटर्नल जोन खुला था तो 3 दिग्गजों ने बिपिन को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे थे। बिपिन की ताकत व्यापक रूप से जानी जाती थी। हालांकि वह केवल एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी असली शक्ति उनमें से किसी से भी कहीं अधिक थी। यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय उनके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस पर विचार करते हुए बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी और विनम्रतापूर्वक कहा, क्या आप प्राचीन संप्रदाय के युवा साथी बिपिन हैं? हाँ, मैं बिपिन हूँ, उसने बेरुखी से जवाब दिया। मैं यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय का वाइस संप्रदाय मास्टर आदित्य हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आज आपके पास हमारे लिए क्या निर्देश हैं। वाइस संप्रदाय मास्टर बिपिन की आंखें सिकुड़ गईं कि आपका संप्रदाय मास्टर कहाँ है। युवा साथी। हमारे यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय में कुल 3 संप्रदाय मास्टर हैं, लेकिन वे बहुत पहले ही अपनी यात्रा पर चले गए थे, इसलिए वे अब हमारे संप्रदाय में नहीं हैं, आदित्य ने कहा। ओह, बिपिन ने सिर हिलाया। वह जानते थे कि अपने संप्रदायों की परवाह किए बिना फर्मेट टेरिटरी के सभी विशेषज्ञ, जो महत्वाकांक्षी थे और अधिक ताकत के लिए तरस रहे थे, जब उनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी तो वे बाहर उद्यम करेंगे। यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के 3 संप्रदाय मास्टर्स के लिए भी यही बात लागू हुई। आदित्य, मैं पीछा छोड़ दूंगा। यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय का एक शिष्य मेरा दुश्मन है। अगर तुम उसे मुझे सौंप दो तो मैं तुरंत वहां से निकल जाऊंगा और तुम्हारे यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय पर उंगली नहीं उठाऊंगा, बिपिन ने गहरी आवाज में कहा।
एक कट्टर शत्रु आदित्य भयभीत था, जो आपको उकसाने के लिए इतना अज्ञानी था। मेरा युवा साथी हमें बताएं कि वह कौन है। यहाँ तक कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमारा यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय आपके आक्रोश को उजागर करने के लिए उसे तुरंत मार देगा। इस आदमी का नाम मिथिलेश है। 100 साल पहले यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने इसे प्राचीन विश्व से उठाया था। बिपिन ने कहा। मिथिलेश आदित्य क्षण भर के लिए भ्रमित हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह वही है। लगता है आप जानते हैं कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ। बिपिन के होंठ मुड़े हुए हैं और उसे मेरे हवाले कर दो। आदित्य ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, मेरे युवा साथी बिपिन, क्षमा करें, मैं उसे नहीं सौंप सकता। आपने क्या कहा? बिपिन का चेहरा काला पड़ गया। हत्या का इरादा, जो पहले शांत हो गया था, अब फिर से उभर आया। कृपया मेरे युवा साथी को शांत करें। आदित्य का चेहरा खटता था। ऐसा नहीं है कि हमारा यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय उसे आपको देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बहुत समय पहले ही हमारे यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय को छोड़ दिया है। वाम बिपिन की अभिव्यक्ति बदल गई। हाँ, वह चला गया। आदित्य ने समझाना जारी रखा। मैं मिथिलेश को जानता हूँ। उसके पास कुछ ऐसा था जो संप्रदाय के मास्टर नीलकमल ने प्राचीन दुनिया में छोड़ दिया था। इसलिए संप्रदाय के मास्टर नीलकमल ने उसे प्राचीन दुनिया से यहाँ लाने के लिए एक आदमी भेजा था। वह कुछ समय के लिए हमारे यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय में रहे, लेकिन उन्होंने हमें छोड़ दिया। उन्हें छोड़े हुए 100 साल से अधिक समय हो गया है। मुझे याद है कि यह ठीक वही समय था जब फर्मामेंट टेरिटरी दावत का समापन हुआ था और आप प्रसिद्ध होने लगे थे कि संप्रदाय के मास्टर नीलकमल ने भेजा था मिथिलेश को विदा करने के लिए उसके आदमी आए। सच में तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? बिपिन ने आदित्य की आंखों में देखा। मैं युवा साथी की हिम्मत नहीं करूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं हमारे यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के सुरक्षात्मक एरे को बंद कर सकता हूं और आपको सावधानी पूर्वक खोज करने की अनुमति दे सकता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, आदित्य ने प्रोटेक्टिव एरे को बंद करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। बिपिन को एहसास हुआ कि आदित्य सच कह रहा है। आपने जिस संप्रदाय गुरु नीलकमल का उल्लेख किया है, वह आपके यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के 3 संप्रदाय गुरुओं में से एक है। क्या बिपिन ने इसकी मांग नहीं की थी? हाँ, आदित्य ने सिर हिलाया। संप्रदाय मास्टर नीलकमल बहुत पहले ही हमें छोड़कर चले गए हैं और यात्रा कर रहे हैं। वह लंबे समय से वापस नहीं आए हैं। मिथिलेश भाग्यशाली थे कि उन्हें संप्रदाय मास्टर नीलकमल द्वारा प्राचीन दुनिया में छोड़े गए टोकन मिल गए और उन्होंने मिथिलेश से पहले खुद को संप्रदाय मास्टर नीलकमल से जोड़ लिया। संप्रदाय गुरु नीलकमल के पास कोई शिष्य नहीं था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह मिथिलेश को अपने शिष्य के रूप में लेने जा रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने मिथिलेश को दूर भेज दिया है। क्या आप जानते हैं संप्रदाय गुरु नीलकमल कहाँ है? बिपिन ने पूछा। हाँ, मैं सेक्ट मास्टर नीलकमल सरसिस द्वीप पर हूँ और ऐसा लगता है कि वह एक प्रभावशाली संगठन में शामिल हो गया है। आदित्य ने ईमानदारी से जवाब दिया। सरसिस द्वीप बिपिन को कुछ सूझा। उसने वह तारा मानचित्र निकाला जो लक्ष्मी गोपाल ने उसे दिया था और उस मानचित्र को ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद उसे सेसिस द्वीप का पता चला। ये यहाँ पूर्वी भूमि के किंगडम टाइम के पास है। बिपिन की आंखें चमक उठीं। उसने सबसे पहले पूर्वी भूमि के किंगडम टाइम की ओर जाने की योजना बनाई थी और जिस मार्ग से उसे जाना था, उस मार्ग पर सेसिस द्वीप भी पड़ा। सरसिस द्वीप को पार करने के बाद वह पूर्वी भूमि के किंगडम टाइम तक पहुंचेगा। ग्रेट सरसिस द्वीप उस राज्य के रास्ते में है। बिपिन मुस्कुराया। उसने एक नजर आदित्य और उसके साथियों पर डाली और कहा, क्षमा करें,
जैसे ही उसके शब्द धुंधले हुए बिपिन उछला और आंखों से ओझल हो गया। बिपिन को गायब देखकर आदित्य और यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के अन्य 4 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। उन्हें चिंता थी कि बिपिन अपना गुस्सा यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय पर उतारेगा, क्योंकि मिथिलेश की क्षमताओं के कारण बिपिन के लिए पूरे यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय को नष्ट करना कोई समस्या नहीं थी। कभी नहीं सोचा था कि संप्रदाय गुरु नीलकमल ने जिस शिष्य को अपना लिया है वह बिपिन का कट्टर शत्रु है। अब हम मुसीबत में हैं, एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ ने कहा। आदित्य, अब हम क्या करें? अन्य शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ सभी आदित्य की ओर देखने लगे। वर्तमान में यूनिवर्सल थंडर सेक्ट के प्रभारी आदित्य ही थे। आदित्य ने कहा, संप्रदाय मास्टर नीलकमल को एक संदेश भेजें और उन्हें इस मामले को संभालने के लिए कहें। उसे टिप दो। बाकी लोग अचंभित रह गए। यदि उन्होंने संप्रदाय मास्टर नीलकमल को चेतावनी दी तो क्या वे बिपिन को परेशान करेंगे? हमारा यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय वास्तव में बिपिन को नाराज नहीं कर सकता है। यह एक तथ्य है। संप्रदाय मास्टर नीलकमल हमारे यूनिवर्सल थंडर संप्रदाय के 3 संप्रदाय मास्टरों में से एक है। वह हमें हमारे संप्रदाय मास्टर को एक संदेश भेजने से मना नहीं कर सकता है। क्या वह आदित्य को परेशान कर सकता है? वास्तव में वह इसके बारे में अनिश्चित था। जवाब भी